कल रात अचानक परी की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से मैं परेशान हो गई। आशु को फोन लगाया तो कवरेज से बाहर बता रहा था। रात के 8 बज रहे थे। कुछ समझ नहीं आया तो मैं अकेली ही डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल पड़ी। निर्वता में अजीब सी शांति थी। मुझे यह रात बहुत भा रही थी। चारों ओर घोर सन्नाटे के अलावा और कुछ था तो वह था परी की बीमारी के लिए मेरी चिंता और मेरे तेज चलते कदमों की आहट। डॉक्टर के कैबिन से बाहर आते ही मैंने राहत की सांस ली। परी को वायरल था, घबराने वाली बात नहीं थी। अंधेरा और गहरा हो गया था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। परी की बीमारी ने मेरा दिल दिमाग सुन कर दिया था। बगैर सोचे रात को निकल पड़ी थी। आशु बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा याद आते ही शरीर में डर से जुड़जुड़ी पैदा हो गई। आशु जब गुस्सा करते हैं तो उन्हें कुछ भी तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं। मेरी खुददारी सिर्फ मेरे पास थी। इससे आशु को कुछ लेना देना नहीं था। वे तो अपने पौरुष बल को जब तब दिखाकर मुझे और कमजोर कर देते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ही क्यों। अनपढ़ रहती तो ज्यादा अच्छा था। तभी मोबाइल की रिंग ने मुझे चौंका दिया। आशु का नंबर देख थोड़ी राहत महसूस हुई। कहाँ हो? मैं घर आया तो दरवाजे पर ताला लगा देख घबरा गया। आशु का घबराया स्वर सुन मेरा डर और बढ़ गया। मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, परी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तुम्हारा मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। पड़ोसी के घर चाबी है, ले लेना। तुम वही रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर आशु ने फोन काट दिया। मेरे बेचैन मन को शांति मिली। फोन कटने के बाद जैसे ही नजर उठाई कि मुझे बरसों पुरानी मेरी एक दोस्त नैना दिखाई दी। हम एक दूसरे को कुछ देर देखते रह गए। बात करने की पहल उसी ने की। व्हाट अ सरप्राइज अनामिका, तुम मुझे यहाँ ऐसे मिलोगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए हल्के से उसका हाथ दबा दिया। बरसों पहले जब हम जुदा हुए थे तो छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच दरार आ गई थी। बरसों की दूरी ने उस दरार को भर दिया था। हम सहज थे और मुझे अपनी सहजता पर विस्मय भी हो रहा था। हालांकि मुझे उसे देखकर खास खुशी नहीं हुई। यह अप्रत्याशित मुलाकात मेरे अकेलेपन की समस्या से छुटकारा दिला देगी, यह सोचकर मेरा मन संतोष से भर गया। वह मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ पास की बेंच पर बैठ गई तो मुझे भी बैठना पड़ा। उसने मेरी बच्ची को मेरी गोद से अपनी गोद में ले लिया। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। थकी और परेशान लग रही थी। मुझे बरसों पुरानी बात याद आ गई, जब वह मुझे अपना दुखड़ा सुनाया करती थी और मैं ऊब जाया करती थी। वह हर समय अपने प्रेमी के बारे में बात करके जी हल्का कर लेती थी, पर मैं और भारी हो जाती थी। मैं वाहियात बातों पर अपना समय खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उस समय या बाद के दिनों में मेरा कोई प्रेमी नहीं हुआ। कहाँ खो गई अनामिका? उसकी नम्र आवाज मुझे भूत से वर्तमान में ले आई। नैना, तुम अपने बारे में बताओ। इतने साल बाद मिली हो। तुम जिससे प्यार करती थी उसी से तुम्हारी शादी हुई या किसी और से? कितना प्यार करती थी ना तुम मुझसे। तुम्हारी हर एक बात में सिर्फ उसी का जिक्र होता था। वह बोली, मैं उसे अभी तक नहीं भूल पाई, आखिर तक नहीं भूल पाऊंगी। शायद भूलना चाहूँ तब भी नहीं भूल सकती। जानती हो अनामिका, जिस दिन मैं उसको भूल जाऊंगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया, प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मरते दम तक उसे कोसती रहूंगी। वह जहाँ है, जैसा भी है, कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं रहेगा। मेरे अंदर एक आग हमेशा जलती रहती है जिसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसी आग के सहारे अभी तक जिंदा हूँ। मैं अब किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाती। वह मेरा विश्वास इस कदर तोड़ गया है। मेरे शरीर के एक एक हिस्से पर उसके स्पर्श के निशान हैं। उसने मुझे निचोड़ दिया है। मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा कि मैं अब किसी दूसरे पुरुष से शादी भी कर सकूं। मैं टूट गई हूँ। बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि किसी भी तरह वह बेवफा मुझे मिल जाए और मैं उससे बदला ले सकूं। हालांकि मैं जानती हूँ उससे बदला लेने के बाद मेरे मन में रिक्तता भर जाएगी, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उसे खोज रही हूँ, कई शहर भटक रही हूँ, बस एक ही ख्वाहिश लिए कि वह एक बार मिल जाए कहीं भी। मैं परेशान हो गई। अभी भी इसकी बातों में, इसके जहन में सिर्फ वही लड़का है। इन्हीं वाहियात बातों के कारण मैंने इससे दूरी बना ली थी, पर आज की अप्रत्याशित मुलाकात के बाद भी इसके पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था। मैंने कहा, नैना, भूल जाओ उस शख्स को जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया। उसे तुम्हारी कदर नहीं है। तुम क्यों उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? आगे बढ़ो, तुम्हें उससे कहीं और ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिल जाएगा। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर धीरे से कहा, क्या तुम आबाद हो? यह एक विचित्र प्रश्न था मेरे लिए। मेरे मन में उथल पुथल होने लगी। क्या मैं आबाद हूँ? मेरी पलकें बादल बन गई और आंखें समुंदर।
पानी अंदर ही अंदर पीने की नाकाम कोशिश करने लगी कि क्या हम औरतों के हिस्से यही लिखा है, बार बार चोट खाने के बाद हम अपने ही वजूद को बचाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। कई बार तो यह नाकाम कोशिश हमें पीड़ा दे जाती है। क्या हमारा मन बार बार नहीं रूठता, मगर फिर खुद ब खुद मान भी जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमें मनाने वाला कोई नहीं है। मेरी आंखों में पानी देख नैना का हाथ मेरे हाथ में आ गया। एक अनकही आत्मीयता का फूल हमारे मन में खिल गया। एक नज़र उसने मुझे देखा और फिर कहा, कह दो अनामिका अपने अंदर का सारा दर्द, शायद तुम्हारा दर्द कुछ हल्का हो जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ममता उतर आई। मैं क्या बताऊं नैना, मेरी जिंदगी रेगिस्तान है जिसमें कोई फूल नहीं खिल सकता। पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही मेरी शादी हो गई। कई ख्वाबों को लेकर मैं ससुराल आ गई। सुहागरात के दिन करीब 12 बजे मेरे पति शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आए। मेरी कल्पनाओं के ख्वाब मन के खुले आसमान में उमंगे भर रहे थे, पर मेरी कल्पनाओं के विपरीत आते ही मेरी साड़ी उतार दी। ना प्यार ना मनुहार, मैं शर्म से सिकुड़ गई। उसकी हंसी कमरे के चारों तरफ गूंज गई। मैंने धीरे से कहा कि व्हाट इज दिस, मगर जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैं रो पड़ी। उसके चुंबन से मेरा दम घुटने लगा। मन गुस्से से भर गया। दिल में यही ख्याल आया कि यह इंसान नहीं जानवर है। मैं बर्फ सी ठंडी पड़ गई। कुछ मिनटों के बाद वह शांत सो गया, पर मैं रात भर जागती रही। शरीर और मन दर्द से तड़पता रहा। नैना मैं जबरदस्ती की शिकार हो गई थी। इससे बचने का कोई उपाय हमारे समाज के पास नहीं है। मेरा पति अब हर रात को मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। कुछ ना कर सकने की पीड़ा मेरे अंदर आग जलाती रहती है। घर है राजमहल जैसा, सारी सुख सुविधाएं, पर मुझे इन सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं। मैं एक भटकती आत्मा की तरह दिन भर भटकती रहती हूँ। मेरे सपने तिरोहित हो गए। अनामिका पढ़ लिख कर अनपढ़ से भी बदतर जिंदगी। नैना कहती है, अकेलापन काटने के लिए कई नुस्खे आजमाए, पर कुंठा और हताशा मेरे अंदर निराशा भरती गई। मेरा दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। मैं एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। ओ अनामिका, तुम कितना सहन करती हो, मुझसे कहीं ज़्यादा। शायद सारे मर्द कमीने होते हैं। जहाँ भी मर्द को मौका मिला औरत के शरीर को नापने लगता है, कभी हाथों से तो कभी आंखों से। इसीलिए मुझे सख्त नफरत है मर्द जात से। अभी नैना कुछ और कहना चाह रही थी कि गाड़ी की आवाज़ से मैं कांप गई। पति की गाड़ी का हॉर्न मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। मैंने हल्के से नैना का हाथ दबा दिया। स्पर्श की अपनी भाषा होती है शायद। नैना समझ गई और गाड़ी की दिशा में देखने लगी। आशु को देखते ही अचानक उसकी सांसें तेज हो गई और वह जोर से चिल्ला पड़ी, यही तो है वह बेवफा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी शादी इससे हुई है? तभी तो यह जानवर है। नहीं नहीं, यह जानवर नहीं, यह तो राक्षस है। राक्षस। औरतों के शरीर से खेलने की आदत हो गई है इसे। मैं इसी को तो कोस रही थी। मेरा आज कुदरत पर से विश्वास उठ गया। तुम्हारी जैसी लड़की को यह हैवान मिला। अचानक आशु ने मेरा हाथ पकड़ खींचते हुए मुझे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी चल दी। मैं अंदर से खोखली हो गई थी। अब मुझे अपनी इस दोस्त से ईर्ष्या होने लगी। कम से कम उसके पास याद करने के लिए बेवफाई का अनुभव तो है, पर मेरे पास क्या है? एक दलदल जिसमें मैं धंसती जा रही थी, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा मन कहीं और था, पर मेरा शरीर एक और शरीर के साथ चला जा रहा था, उसी विशाल मकान में जहाँ मैं रोज रात अपने ही शरीर का शोर सुनती हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।